हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 10th जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज इट्स अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर में जो डिलिमिटेशन प्रोसेस चल रही है। ओके तो उसमें बताया, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिंपल सी बात बोली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि अगर डिलिमिटेशन जम्मू एंड कश्मीर में होता है तो बहुत सारी टेराइन एंड फैसिलिटीज अफेक्ट हो जाएंगी, है ना। बहुत सारी फैसिलिटीज अब थी, जैसे कि मान के चलो अभी एक डिस्ट्रिक्ट था, अब एक डिस्ट्रिक्ट को दो स्टेट में आप डिसइंटीग्रेट करोगे। ओके सो अब इस डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी कोई डिफरेंट बनेगी, इस डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी कोई डिफरेंट बनेगी। तो इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंपल सी बात बोल रहा है कि अगर डिलिमिटेशन प्रोसेस होता है, और डिलिमिटेशन करना जरूरी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं करना चाहिए। उन्होंने बस सिंपल सा बताया कि हाँ, अगर होता है कंसल्टेशन मतलब डिलिमिटेशन होता है तो फैसिलिटीज अफेक्ट होगी और टेराइन्स भी अफेक्ट होंगे। और दिक्कत यह है कि एससी और एसटीज की सीट्स आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सीट्स पर रिजर्वेशन दिया जाता है। सिंपल सी बात है। हमारा सिंपल सा काम है, जस्ट जस्ट सर्च ऑन दी गूगल के लास्ट टाइम इंडिया का, इंडियन सीट्स का, नॉट नॉट ऑफ एनी स्टेट, इंडियन सीट्स मतलब इंडियन सीट्स मतलब जब हम बात करते हैं जनरल जनरल इलेक्शन की, तो जनरल इलेक्शन में डिलिमिटेशन कब हुआ था। जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो कि कितने लोगों को आता है। ओके जिसको नहीं आता गूगल इट एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि इंडिया में जनरल असेंबली की सीट जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एमपीज के इलेक्शन में जो इलेक्शंस होते हैं, उनमें लास्ट टाइम कब डिलिमिटेशन हुआ था। ओके सो द नेक्स्ट इशू इट्स अबाउट कि अपोजिशन बहुत ज्यादा अपोज कर रही है कि अभी जो एक नई मिनिस्ट्री बनी, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, जो कि जिसका पोर्टफोलियो अमित शाह को मिला। एंड इसका जो काम होगा, इसका काम जो है वो ये दिया हुआ है कि मिनिस्ट्री विल प्रोवाइड अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री। ओके सिंपल सी बात बताएगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बैंक्स के लिए, बैंक्स डेवलपमेंट के लिए ये कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री बनाएगी। और अपोजिशन इसको बहुत अपोज कर रहा है। अपोजिशन का सिंपल सा कहना है कि ये काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ये जो कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री का जो काम है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, और ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की चीज अगर आप खुद ले लेते हो, यूनियन यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ले लेती है कोई, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है मतलब फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। तो बहुत सारे लोग इसको अपोज कर रहे हैं। ओके इन स्पेशली कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग। मूविंग फर्दर, सो यस, सो जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर ने बोला है कि अफगानिस्तान को लेकर इंडिया बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा कंसर्न है। क्योंकि अभी हम जब वर्ल्ड न्यूज में पढ़ेंगे तो वर्ल्ड न्यूज में हम देखेंगे कि तालिबान ने अफगानिस्तान की कम से कम 85% ऑफ द टेरिटरी कैप्चर कर लिया, उनके कंट्रोल में आ गई है। सो लेट्स सी कि अब क्या एडवांसमेंट होता है। जब जो मॉस्को में जो मीटिंग होगी, इवेंट्स होंगे, उसमें देखा जाएगा कि क्या होगा, उसमें क्या एडवांसमेंट होता है। क्योंकि उसमें रशिया भी होगा, उसमें यूएसए भी होगा, उसमें इंडिया भी होगा, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी होगा। एंड जो भी है नेशंस, ये सब बैठेंगे और साथ में डिसाइड करेंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में कैसे एक कंसेंसस बनाया जाए। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट दी व्हाट्सएप। सो व्हाट्सएप ने सिंपल सी बात बोली है कि प्राइवेसी पॉलिसी विल बी ऑन होल्ड टिल लॉ इज फ्रेम्ड। तो सिंपल सी बात व्हाट्सएप ने बोली है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल इंडिया में लॉ नहीं बन जाता, फोर्स में नहीं आ जाता, इन्फोर्स नहीं कर देते उसको, तब तक हम प्राइवेसी पॉलिसी को होल्ड पर रखेंगे। जब तक प्राइवेसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक वो लॉ नहीं बन जाता। ये सिंपल सा कहना व्हाट्सएप का है, सिंपल सी बात है कहना। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है। विल स्किप दी सिटी न्यूज, सो वी डायरेक्टली मूव टू दी स्टेट न्यूज, नॉर्थ ईस्ट पेज। सो नॉर्थ ईस्ट पेज में देखें, सो जो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं पंजाब के, ब्रह्म मोहिंद्रा, तो भाई मोहिंद्रा ने सिंपल सी बात बोली है कि पंजाब जो है ना, पंजाब इज ऑन द टॉप स्पॉट इन अर्बन सैनिटाइजेशन। सिंपल सी बात बोली है कि 99% ऑफ द अर्बन बॉडीज हैज ओडीएफ स्टेटस। ओके ओडीएफ का मतलब होता है कि ओपन डेफिकेशन फ्री। अगर हम देखें तो पंजाब में अगर 100% ऑफ द अर्बन बॉडीज हैं, उनमें से 99% ऑफ द अर्बन बॉडीज हैव ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस है। और पंजाब was among the top states, या पंजाब is on the first state, हम बोल सकते हैं पंजाब is on the first, पंजाब is on the first state, top spot
in the urban sanitization. So good for Punjab and good for the environment also. Moving further, so कृष्णा रिवर बोर्ड जो है वो नेक्स्ट वीक मिलने वाले हैं। उन्होंने बोला है कि हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, क्योंकि रिसेंटली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में कृष्णा वाटर को लेकर और स्पेशली नागार्जुना सागर को लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट था। इसी को लेकर कृष्णा रिवर बोर्ड मीटिंग करेगी और बताएगी कि क्या डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें तेलंगाना का इशू है कि उन्होंने अपस्ट्रीम वाटर को रोक लिया। तेलंगाना ने ऐसा किया, जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एलिगेशन लगाया। लेट्स सी उसमें क्या एडवांसमेंट होता है और बोर्ड क्या डिसीजन लेती है। सो ऑन दी बॉम्बे हाई कोर्ट पे शिफ्ट होते हैं, तो बॉम्बे हाई कोर्ट से एक न्यूज आई है। सो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिंपल सी बात बोली है, जैसे कल की हम बात करें तो कल ही मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो कौन बना, सिंधिया जी बने, ज्योतिरादित्य सिंधिया बने। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिंपल सी बात बोली है कि सेंटर जो है और स्पेशली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री वो एक पॉलिसी बनाए, और उस पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि एयरपोर्ट्स के नाम कैसे रखे जाएं, है ना। सेंटर शुड फ्रेम पॉलिसी टू नेम द एयरपोर्ट, कि एयरपोर्ट के कैसे नाम रखे जाएं, क्या 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 क्राइटेरिया होना चाहिए नाम रखने का। ये सारी की सारी पॉलिसी फॉर्मुलेट करना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को। और उन्होंने ये बोला भी है ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि दे मस्ट कंसिडर अ यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर नेमिंग ऑल द एयरपोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। ये बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है। मूविंग फर्दर, सो वी डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो आज हम एडिटोरियल में देखेंगे, तो सिर्फ आज हमारे लिए एक ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स अबाउट द अनडेड सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट। तो अपन इसको पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करें तो हुआ क्या, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन दी 2 years, विद इन 2 years, ये मैं सेकंड टाइम बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि विद इन 2 years मैं सेकंड टाइम बता रहा हूं कि सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट स्टक डाउन हो चुका है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है 6 साल पहले। लेकिन अभी भी पुलिस और कुछ ट्रायल कोर्ट्स इंडिया में है जो इसको इन्वोक करते रहते हैं। और ये जो इशू है ना, ये इशू बेसिकली आया कब, जब पिटीशन फाइल करी थी पीयूसीएल ने, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज ने, और बोला था कि देयर आर सर्टेन पुलिस अथॉरिटीज, पुलिस स्टेशन, देयर आर मेनी केसेस इन इंडिया, देयर आर मेनी ट्रायल कोर्ट्स इन इंडिया जहां पर अभी भी लोगों को सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट के अंदर कन्विक्ट किया जाता है और उनके ऊपर अभी भी चार्जेस लगे हुए हैं। सो सिंपल सी बात करें, 66A जो है इट्स बेसिकली अबाउट दी, अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा पोस्ट लिखते हो जिससे अनोवेंस हो सकता है, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और वो नॉन बेलेबल ऑफेंस था। बट सुप्रीम कोर्ट ने इन द ईयर 2015 इन द केस ऑफ श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसमें बोला था कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेट करता है, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19(1)(a। इसी के चलते 66A is unconstitutional and should be struck down from the IT Act. Should नहीं, shall be struck down from the IT Act. लेकिन ये चीज अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं इसको यूज करते हैं, स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स, स्पेशली ट्रायल कोर्ट्स भी इसको यूज करती हैं। और कराया क्यों जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, टू सप्रेस दी पीपल, टू सप्रेस दी पीपल या सिटीजन इन इंडिया, कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ज्यादा यूज ना करें। और वो ऐसा दिखाते हैं कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। और ये बात ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये इस बात पे इशू देखा है। लास्ट ईयर इन द ईयर 2019 इन द मंथ ऑफ जनवरी कोर्ट ने अटेंशन खुद ड्रॉ किया था और ये बताया था कि इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इस चीज को लेकर, बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती हैं, किस बेसिस पर, 66A के बेसिस पर। ओके, सो पीयूसीएल ने सिंपल सी बात बताई, पीयूसीएल जिसने पिटीशन फाइल करी थी उसने बताया कि फ्रॉम 2015 जब से जजमेंट आया है जिसने 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, जब से 745 केसेस पेंडिंग पड़े हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इन दी 11 स्टेट्स। 745 केसेस अभी पेंडिंग पड़े हैं 66A से रिलेटेड। और जब 66A हट ही चुका है तो वो केसेस को भी हमें हटाना पड़ेगा, लेकिन अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, उस पर अभी भी हियरिंग होती रहती है। सो फाइनली अगर हम थोड़ा सा अब नेचुरल जस्टिस की तरफ जाएं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ भी जाएं, तो उसमें सिंपल सी बात है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज फॉर द सिटीजन। अगर लोगों को नहीं पता कि लॉ क्या है और तब भी वो
लॉ नहीं पता और लॉ को वो ब्रीच करते हैं, तो वो ये नहीं बोल सकते कि हमें रेमेडी मिलनी चाहिए, हमें एग्जाम्पशन करना चाहिए, हमें एग्जाम्प्ट करना चाहिए। रीजन बीइंग क्योंकि हमें लॉ नहीं पता था उस समय। ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ये सिंपल सी बात बोली है। और अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था उत्तर प्रदेश में एक जर्नलिस्ट को बुक कर दिया था अंडर द सेक्शन 500 ऑफ द आईपीसी विच टॉक्स अबाउट डिफेमेशन। सो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसमें रूल्ड आउट किया था, बोला था कि डिफेमेशन कैन बी परस्यूड ओनली वाया प्राइवेट कंप्लेंट एंड देयर कैन बी नो एफआईआर। सिंपल सी बात बोली थी कि कोई पुलिस स्टेशन या कोई पुलिस पर्सनल किसी पर्सन के ऊपर एफआईआर की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर सकता। प्राइवेट पब्लिक कंप्लेंट से ही या प्राइवेट या पब्लिक कंप्लेंट से ही आप एफआईआर रजिस्टर करोगे, आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो और उसमें कोई एफआईआर की जरूरत नहीं है। और आपने कैसे एफआईआर रजिस्टर कर दी? तो सिंपल सी बात है। तो ऑथर का सिंपल सा कहना है कि अभी का जो समय चल रहा है ना, अभी जो सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन ऐसी है जहां पर लोगों की वॉइस दबाई जा रही है। और वॉइस दबाने का मेन क्राइटेरिया वो है कि जो ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुके हैं उन लॉज को यूज किया जा रहा है। सो लेट्स सी, सुप्रीम कोर्ट शायद इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और डायरेक्शन बताएगा कि अगर किसी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को फिर से कोई यूज करता है या कोई चार्जेस लगाता है उस लॉ के अकॉर्डिंग, तो उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। मूविंग फर्दर, सो वी डायरेक्टली मूव टू द नेशनल न्यूज। सो नेशनल न्यूज में हम देखें, सो सिंपल सी बात बताई कि गवर्नमेंट प्ली लिस्टेड फॉर 16 जुलाई। तो आईटी रूल जो है, आईटी रूल्स ने सिंपल सी बात बोल दी है कि 16 जुलाई तक जो आईटी रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हो जाने चाहिए। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पोस्ट और जो भी इंडिपेंडेंट मीडिया था या फिर या हम बात करें जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे उनके ऊपर जो आईटी रूल्स लगने वाले हैं उनकी एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि टिल 16 जुलाई आईटी रूल्स आप अपने ऊपर एप्लीकेबल कर दो। मूविंग फर्दर, सो अच्छा ये जो न्यूज है ना, इट्स नॉट अबाउट दी के डेडलाइन दे दी है 16 जुलाई। सॉरी, इट्स नॉट अबाउट द डेडलाइन। द थिंग इज कि आईटी रूल जो आए, सॉरी वो जो अपन पढ़ा था वो थोड़ा सा गलत है। सो जिसमें क्या चेंज कि जो आईटी रूल्स आए हैं ना, आईटी रूल्स हुआ क्या था, अब अपने याद करो, अपन एक न्यूज पढ़ी थी उसमें दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि बहुत सारे स्टेट्स में पिटीशन फाइल हुई है आईटी रूल्स को लेकर, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन दी थी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि आप ऐसा करिए जितनी भी पिटीशन हाई कोर्ट में पड़ी है ना उनको एक कंबाइंड पिटीशन बना लो और उसमें हम अपन एक ही कोर्ट में सुन लेंगे। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स में सुनाई जाएगी तो एक डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट बनता रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक ही जजमेंट दे देगा और उसी जजमेंट सारे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसी को लेकर गवर्नमेंट की जो प्ली है वो लिस्ट डाउन हो चुकी है और उसकी जो हियरिंग होगी वो 16 जुलाई को होगी। ओके, सो 16 जुलाई को अब इसकी हियरिंग होने वाली है। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सेडिशन लॉ। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं, स्पेशली जर्नलिस्ट शशि कुमार सीनियर जर्नलिस्ट जो कि अब सुप्रीम कोर्ट मूव कर चुके हैं अबाउट द सेडिशन लॉ और उन्होंने बोला है कि इट्स ब्रीचिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये सिंपल सी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है शशि कुमार ने। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट सेड कि जजेस शुड नॉट एक्ट लाइक एम्परर्स। सो सिंपल सी बात बोली है कि सुप्रीम कोर्ट कभी कभी क्या करता है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या गवर्नमेंट को या किसी को भी समन कर लेता है, बुला लेता है किसी भी बेसिस पे, अननेसेसरली बुला लेता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का सिंपल से कहना है कि भैया आप एम्परर की तरह एक्ट नहीं करोगे, है ना। आप ऐसा नहीं कि एम्परर जो थे ना कि किसी को भी बुला लेते थे, आ जाइए हम आपको सुनना चाहते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। सिंपल से काम है, अगर जरूरत हुई तो आप बुलाएंगे, अगर जरूरत नहीं है, अननेसेसरी अगर आप बुलाते हो, सो यू शुड नॉट बिहेव लाइक एन एम्परर एंड यू कैन नॉट समन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अननेसेसरली। अगर कुछ इसेंशियल चीज है तभी आप समन करेंगे, अननेसेसरी आप किसी को समन नहीं कर सकते। मूविंग फर्दर, सो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के चलते हुए दो बिल्डिंग्स थी, जो नेशनल आर्काइव्स बिल्डिंग और एक इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ये जो म्यूजियम था, ये दोनों बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जाना था। लेकिन उनके जो आर्टिफैक्ट्स हैं, उनके आर्टिफैक्ट्स जो है वो डिफरेंट जगह रखे गए, क्योंकि आप बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे हो, आप बेसिकली म्यूजियम या फिर आर्काइव्स ऑफ इंडिया को नहीं हटा रहे हो। सो इसी को लेकर फाइनली गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि हम लोग इंदिरा गांधी नेशनल
सेंटर फॉर द आर्ट्स उसको हमने रिलोकेट कर दिया है, बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जाएगा बिकॉज ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, बट हम उसको रिलोकेट कर रहे हैं और नेक्स्ट मंथ से हम उसको ओपन कर देंगे। और अभी तक बंद इसी वजह से था, रीजन बीइंग क्योंकि बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। इनॉग्रेट हो चुका है 1 जुलाई को, इनॉग्रेट बिल्कुल हो चुका है, बट उसको हम अभी ओपन नहीं कर रहे, रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो हम लोग नेक्स्ट मंथ से उसको ओपन कर देंगे फॉर द पब्लिक के लिए। मूविंग फर्दर, सो अगेन फ्रॉम द नेशनल न्यूज, सो वीके पॉल, वीके पॉल की हम बात करें तो वीके पॉल बेसिकली नीति आयोग के मेंबर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो उनका सिंपल सा कहना है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन शुड टेक वैक्सीन फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर चाइल्ड एंड फॉर सेल्फ ऑल्सो। ओके, सो अपनी सेफ्टी के लिए वो वैक्सीन ले लें। हाँ, अभी गवर्नमेंट ने खुद रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हुई थी कि प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन नहीं लगवानी है और एडोलेसेंट को वैक्सीन नहीं लगवानी है। बट हाँ, अब वीके पॉल जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट, तो उन्होंने सिंपल सी क्लैरिफिकेशन दे दी है कि नाउ दे कैन गेट वैक्सीनेटेड। एंड अगर हम बात करें तो जस्ट गो फॉर कोविशील्ड, नॉट गो फॉर कोवैक्सीन। अगर आपके कोई फैमिली मेंबर्स में कोई ऐसा कोई है, सो उनको बोलो कि आप कोवैक्सीन की तरफ जाएं, कोविशील्ड की तरफ मत जाएं, क्यों? बिकॉज द फर्स्ट डोज ऑफ द कोविशील्ड इज बहुत ज्यादा उसमें मतलब हेल्थ डिटोरिएट हो जाती है कोविशील्ड में इन कंपैरिजन टू द कोवैक्सीन। ओके, सो तो अब क्लियरेंस मिल चुकी है, तो अब प्रेग्नेंट वुमेन भी अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकती हैं नाउ। सो इंडिया की एक वैक्सीन है भारत बायोटेक ने जो बनाई थी कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन इंडियन गवर्नमेंट खुद चाहती है कि उसको यूनिवर्सल परमिशन मिल जाए, यूनिवर्सल बेसिकली परमिशन मिल जाए कि उसको कोई भी लगवा सकता है उस वैक्सीन को। ओके, इमरजेंसी यूज के लिए लिस्ट डाउन करवाना है डब्ल्यूएचओ से। तो अगर डब्ल्यूएचओ ने अगर लिस्ट डाउन कर दी फॉर द इमरजेंसी यूज के लिए कोवैक्सीन को, तो कोई भी कंट्री कोवैक्सीन लगवा सकती है और कोवैक्सीन वैक्सीनेटेड पीपल कैन ट्रेवल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया एंड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो वही बात है, तो अभी रिपोर्ट गई है डब्ल्यूएचओ के पास और डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि डब्ल्यूएचओ इज लाइकली टू टेक डिसीजन विद इन 4 to 6 वीक्स, 4 से 6 हफ्तों के अंदर डब्ल्यूएचओ जो है वो डिसीजन ले लेगा अबाउट द कोवैक्सीन और देखेंगे कि उसको इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए उसको लिस्ट किया जाता है या नहीं किया जाता। मूविंग फर्दर, सो वी डायरेक्टली मूव टू दी वर्ल्ड न्यूज। सो हम वर्ल्ड न्यूज में अगर देखें, सो वर्ल्ड न्यूज में आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि जो बाइडेन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने यूएसए को डिफेंड किया क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि यूएसए को क्रिटिसाइज कर रही हैं, स्पेशली रशिया एंड चाइना, और बोल रही हैं कि यूएसए जो आई थी वो अफगानिस्तान में पीस लाने के लिए उन्होंने आर्मी को डिप्लॉय किया था, अपने मिलिट्री को डिप्लॉय किया था। बट अब जो पुल आउट कर रहे हैं अपनी यूएस मिलिट्री को, सो उससे और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा इन दी कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। तो जिसके रिटेलिएशन में जो बाइडेन ने सिंपल सी बात बोली, व्हाइट हाउस में उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि हम ने जब अफगानिस्तान में एंटर किया था तो हमने नेशन को बिल्ड करने के लिए नहीं गए थे। हम अफगानिस्तान को एक ग्रेट नेशन बनाने के लिए नहीं गए थे, हम अफगानिस्तान से टेररिज्म एलिमिनेट करने के लिए गए थे। और जो हमारा मेन फंडा था अलकायदा और ओसामा बिन लादेन, वो हमारा अब जो ड्रीम था वो फुलफिल हो चुका है, जो हमारा काम था वो फुलफिल हो चुका है। और जब हमारा काम फुलफिल हो चुका है तो हम लोग क्यों दूसरे कंट्री में इंटरवीन करें, इसीलिए इसी के चलते हमने अफगानिस्तान से पुल आउट करने का डिसीजन लिया। मूविंग फर्दर, सो यस, ये रही न्यूज। सो तालिबान ने 85% ऑफ द अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लिया है। So the problem is with the Taliban is कि Taliban is not liberal. They are very orthodox toward their religion. They are orthodox towards the women education, and they are very orthodox towards the uh, modern modernization. सो अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो पहले बहुत सारी चीजें होल्ड करके रखी थी, बहुत सारा टेरिटरीज होल्ड करके रखा था, अब तालिबान ने 85% ऑफ द तालिबान पे अब कंट्रोल कर लिया है। हमने पढ़ा भी था अराउंड 2-3 डेज पहले कि अफगानिस्तान के बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स तजाकिस्तान में शिफ्ट हो गए बिकॉज ऑफ द तालिबान टेरर। लेट्स सी कि अब इसमें क्या एडवांसमेंट होता है। अभी मीटिंग होगी एंड तालिबान और अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में कंसेंसस बनाने की बात की जाएगी, और तो तालिबान ने कैप्चर किया तो इंडिया के लिए बेनिफिट नहीं करेगा। सो अगर हम इकोनॉमिक न्यूज में देखें तो इकोनॉमिक न्यूज में आज हमारे लिए ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है
कि हमारे एग्जाम स्पेशली फ्रॉम आवर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर. तो हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स. तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे.